आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि हम कैसे हम किस टाइप की टाइट्रेशन के साथ हम कैसे अपने इंडिकेटर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और हमने पढ़े कुछ कॉमन इंडिकेटर्स जो हम यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि किसी किसी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमें डबल इंडिकेटर्स भी यूज़ करने पड़ते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे एक एक करके हम इंडिकेटर्स को स्टडी करते हैं पहले। जैसे हमारा इंडिकेटर है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन में क्या होता है, इसकी जो पीएच रेंज है वो क्या है हमारी 8 टू अप्रोक्सीमेटली 10, ठीक है। 9.8 होती है, मैं मान लेती हूँ अप्रोक्सीमेटली 10 है, ठीक है। तो ये इसकी पीएच रेंज है। अब क्या करते हैं, जब हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड से, ठीक है, तब तो ये जो अमाउंट देगा वो पूरा का पूरा कंप्लीट आपका इक्विवेलेंस पॉइंट देगा, ठीक है। इस केस में क्या देगा, आपका इक्विवेलेंस पॉइंट देगा टोटली। लेकिन जब हम इस इंडिकेटर को यूज करें, जब हम किसकी टाइट्रेशन कर रहे हैं, Na2CO3 की टाइट्रेशन कर रहे हैं किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, तो उस केस में ये सिर्फ और सिर्फ Na2CO3 की हाफ न्यूट्रलाइजेशन का पॉइंट देगा, ठीक है। तो जब Na2CO3 जब हाफ न्यूट्रलाइजेशन हो चुका होगा उसका, तो वो NaHCO3 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और जब ये फुल्ली फाइनल न्यूट्रलाइजेशन जो इसका होता है वो होता है जब ये CO2 में कन्वर्ट हो जाए। और जो CO2 जो है हमारा, वो क्या है, हमारा एसिडिक ऑक्साइड है, ठीक है। और इसके एसिडिक ऑक्साइड होने की वजह से आपको जो फिनोफ्थलीन है वो इस रेंज में इंडिकेट नहीं करता। अब इस केस में हम क्या करते हैं, देखो पहले तो हमने फिनोफ्थलीन डाल दिया, उसके बाद हाफ न्यूट्रलाइजेशन हो गया, हमारा फिनोफ्थलीन ने अपना काम कर दिया। अब हम बात करें फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उसके अंदर डाल देते हैं मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। तो मिथाइल ऑरेंज फिर क्या करता है, क्योंकि अब मिथाइल ऑरेंज की जो पीएच रेंज होती है वो क्या होती है 3.1 टू 4.5, तो अब ये काम कर सकता है एसिडिक मीडियम में, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो अब जो सेकेंड न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आएगा वो हमारा किसके बेसिस पे आएगा, मिथाइल ऑरेंज के बेसिस पे। तो हमने क्या किया, इस टाइट्रेशन में दो इंडिकेटर्स यूज किए। पहला फिनोफ्थलीन, उसने हाफ न्यूट्रलाइजेशन पे अपना कलर दिया, और फिर बाकी के हाफ न्यूट्रलाइजेशन के लिए हमने कौन सा इंडिकेटर यूज किया, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज किया, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम बात करें मिथाइल ऑरेंज की, ठीक है, सेकेंड हमारा है मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज जो है वो आपका कलर देता है किस रेंज में, अभी हमने देखा 3 टू 4.4, ठीक है। अब इस लोअर पीएच रेंज की वजह से अगर हम Na2CO3 की क्या करें, टाइट्रेशन करें किसी बेस एसिड के साथ, और ये वाला इंडिकेटर अगर हम यूज करें कौन सा, मिथाइल ऑरेंज, तो ये हमारा एक ही टाइम में फुल न्यूट्रलाइजेशन दिखाएगा, फुल न्यूट्रलाइजेशन। तो Na2CO3 की टाइट्रेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो पहले हम फिनोफ्थलीन डालें उसके बाद आपका मिथाइल ऑरेंज डालें, या फिर स्टार्टिंग में ही हम मिथाइल ऑरेंज डाल दें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका फुल न्यूट्रलाइजेशन को दिखाएगा, क्योंकि आपका जो फुल न्यूट्रलाइजेशन होता है NaHCO3 का वो एसिडिक पीएच में जाके होता है, कहाँ पे, CO2 के कन्वर्जन में होता है, और उसमें फिनोफ्थलीन कलर नहीं दिखा सकता, तो वो फुल न्यूट्रलाइजेशन नहीं दिखाता, ठीक है। तो उसमें हमें डबल इंडिकेटर्स यूज करने पड़ते हैं। अब अगर मैं बात करूँ एक एक करके हम इनका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अगर हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, एक मिक्सचर लिया NaOH का और Na2CO3 का, ठीक है। और हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको एक बार हमने फिनोफ्थलीन इंडिकेटर लेके यूज किया, इसको टाइट्रेट किया, और एक बार हमने मिथाइल ऑरेंज लेके यूज किया, टाइट्रेट किया, ठीक है। तो इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया, देखो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, NaOH के अमाउंट को X ले लेती हूँ और इसको Y ले लेती हूँ, ठीक है। तो जब हमने फिनोफ्थलीन यूज किया तो हमारा जो X है, मतलब जो NaOH है, ये तो पूरा न्यूट्रलाइज हो गया, लेकिन जो Na2CO3 है वो सिर्फ हाफ न्यूट्रलाइज हुआ, मतलब Y/2 ही सिर्फ न्यूट्रलाइज हुआ 50%, ठीक है। और जब हमने मिथाइल ऑरेंज यूज किया तो हमारा NaOH भी पूरा न्यूट्रलाइज हुआ, और आपका Y भी, Na2CO3 भी पूरा न्यूट्रलाइज हुआ। तो हमारा एंड पॉइंट जो है वो फिनोफ्थलीन के केस में इसको इंडिकेट करेगा, और मिथाइल ऑरेंज के केस में इसको इंडिकेट करेगा। तो ये तो हो गया। अब अगर हम इनको अलग अलग यूज करें, अब हम क्या करें, पहले तो हमने क्या किया, अपना फिनोफ्थलीन यूज किया, तो ठीक है, पहले हमने क्या किया, सिर्फ फिनोफ्थलीन डाला। तो फिनोफ्थलीन क्या करेगा,
इस NaOH को पूरा न्यूट्रलाइज कर देगा और Na2CO3 को हाफ न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, अब फिर उसके बाद हमने क्या किया, मिथाइल ऑरेंज डाला। अब अगर उसके बाद हम मिथाइल ऑरेंज डालेंगे तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा होगा, सिर्फ हाफ ही Na2CO3 बचा होगा न्यूट्रलाइज होने के लिए। तो वो क्या करेगा, सिर्फ हाफ Na2CO3 को न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, तो इस केस में हमने क्या किया है, दोनों को अलग अलग यूज किया है, और इस केस में हमने पहले फिनोल्फ्थालीन डाला और फिर मिथाइल ऑरेंज डाला। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पहला एग्जाम्पल। अब अगर हम अपने सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो सेकेंड एग्जाम्पल मान लो मैं लूँ अगर NaOH और NaOH प्लस NaHCO3। ठीक है, तो इस केस में अगर हम सिर्फ फिनोल्फ्थालीन को यूज करें तो क्या होगा, देखिए फिनोल्फ्थालीन क्या करेगा, NaOH को तो फुल्ली न्यूट्रलाइज कर देगा, और NaHCO3 के साथ तो ये कोई भी रिएक्शन करेगा ही नहीं, क्योंकि वो जो जाएगा वो कन्वर्ट होगा किसमें, CO2 में, जो कि एसिडिक नेचर का होता है, और तो ये इसको न्यूट्रलाइज करेगा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही हम मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो मिथाइल ऑरेंज क्या करेगा, इसको भी फुली न्यूट्रलाइज करेगा और इसको भी फुली न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, इसका अमाउंट x ले लिया है और इसका अमाउंट मान लो हमने z ले लिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, x प्लस z, ये पूरा का पूरा दोनों को न्यूट्रलाइज करेगा। अब अगर हम बात करें कि पहले हम फिनोल्फ्थालीन डालें सॉरी, तो पहले हम फिनोल्फ्थालीन डालेंगे तो वो किसको न्यूट्रलाइज करेगा, वो पूरे के पूरे NaOH को न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, ये याद रखना कि ये न्यूट्रलाइज आपका एसिड ही कर रहा है, सिर्फ हमें जो एंड पॉइंट इंडिकेशन है वो हमें ये दे रहा है इंडिकेटर। ठीक है, तो पहले हमारा जो पहला जो एंड पॉइंट आएगा फिनोल्फ्थालीन को यूज करके वो किसका आ जाएगा, NaOH का। अब हमने उसमें मिथाइल ऑरेंज डाला। ठीक है, फिनोल्फ्थालीन तो सिर्फ x के साथ करेगा, इसके साथ तो करेगा नहीं, तो फिनोल्फ्थालीन फिर किसको न्यूट्रलाइज करेगा, पूरे के पूरे Z को न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इसको ये 100% न्यूट्रलाइज करेगा और इसको फिनोल्फ्थालीन 100% न्यूट्रलाइज करेगा। अब अगर हम एक और केस देखें अपना, कि जब हम लें Na2CO3 और NaHCO3। ठीक है, ये है हमारा थर्ड केस, जब हमने लिया Na2CO3 प्लस NaHCO3 और इसका अमाउंट इसको मैं ले लेती हूँ y और इसको हमने लिया है z। ठीक है, अब जो फिनोल्फ्थालीन अगर हम अकेला यूज करेंगे तो ये इन दोनों में से किसको न्यूट्रलाइज करेगा, सिर्फ इसको न्यूट्रलाइज करेगा, और वो भी कितना, सिर्फ हाफ। ठीक है, तो इसका जो एंड पॉइंट आएगा वो सिर्फ y/2 पे ही आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम मिथाइल ऑरेंज को यूज करेंगे तो वो Na2CO3 को भी पूरा करेगा और NaHCO3 को भी पूरा न्यूट्रलाइज करेगा। तो इस केस में हमारे पास आएगा y प्लस z। ठीक है, और इस केस में NaHCO3 के क्या क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, पहले फिनोल्फ्थालीन डाल रहे हैं, तो फिनोल्फ्थालीन क्या करेगा, आपके Na2CO3 को हाफ न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, और फिर जाके मिथाइल ऑरेंज तो सबको ही कर देता है, तो बाकी जो भी बचा हुआ है इसको ये कर देगा। तो मिथाइल ऑरेंज किसको करेगा, आपका y/2 Na2CO3 बचा हुआ है और z आपका क्या बचा हुआ है, NaHCO3। तो आप अगर पहले फिनोल्फ्थालीन डालो तो y/2 ये करेगा, और बाकी जो बचा हुआ है y/2 प्लस z वो क्या करेगा, वो बाद में जो मिथाइल ऑरेंज डालेंगे उसको वो न्यूट्रलाइज करेगा। अब इसका मतलब क्या है कि जो आपको अमाउंट ऑफ एसिड यूज हुआ है जब आप टाइट्रेशन कर रहे हो, ठीक है, वो एसिड आपका किसके लिए है, जब इस केस में कि आपका कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है NaOH का और हाफ न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है Na2CO3 का। ठीक है, तो ये आपका जो वॉल्यूम ऑफ एसिड आएगा इस टाइट्रेशन से वो ये आएगा। और अगर मिथाइल ऑरेंज के साथ करें तो पूरा का पूरा टाइट्रेशन NaOH का और पूरा का पूरा टाइट्रेशन Na2CO3 का, इसके लिए पूरा कितना एसिड यूज हो रहा है यहाँ से हमारा वो एसिड का अमाउंट आएगा। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, सेल्फ इंडिकेटर। सेल्फ इंडिकेटर हम पढ़ चुके हैं जब हमने रिडॉक्स रिएक्शंस पढ़ी हैं, फिर भी हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। सेल्फ इंडिकेटर का मतलब है कि जो आपके जो जिसके साथ आप टाइट्रेशन कर रहे हो अगर वो कलर्ड है, जैसे आपका है KMNO4 जो कि आपका वॉयलेट कलर का होता है, जैसे आपका है K2Cr2O7 जो थोड़ा सा येलो कलर का होता है, और आपका है I2 जो आपका ब्राउन कलर का होता है। तो जब हम ऐसे कंपाउंड्स के साथ टाइट्रेशन करते हैं जो ऑलरेडी कलर्ड होते हैं तो उसमें हमें बाहर से इंडिकेटर्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर हम बात करें KMNO4 की, अगर हम KMNO4 की टाइट्रेशन कराएं अपने ऑक्सलेट आयन के साथ, ठीक है, तो आपकी क्या रिएक्शन होती है, देखो मैं यहाँ पे पहले से बैलेंस रिएक्शन लिख रही हूँ। बैलेंसिंग करना हम सीख चुके हैं रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में, तो अगर आपको नहीं आती तो आप वो चैप्टर देख सकते हो।
तो इसमें क्या होता है, आपकी रिएक्शन कुछ ऐसे होती है। आपका MnO4 नेगेटिव जो है, जो कि आपका KMnO4 से आया है, वो आपका रिड्यूस हो जाता है Mn2 पॉजिटिव में, और आपका C2O4 2 नेगेटिव जो कि ऑक्जेलेट आयन है वो आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हो आप जब टाइट्रेशन कर रहे हो, तो टाइट्रेशन फ्लास्क में आपके पास है, ये आपका क्या है, टाइट्रेशन फ्लास्क। इसमें आपके पास C2O4 2 नेगेटिव है, ऑक्सैलिक एसिड है। ठीक है, और आप ब्यूरेट से यहाँ पे डाल रहे हो KMnO4, और जो KMnO4 है अब ये क्या है, पर्पल कलर का है। ठीक है, कौन से कलर का है, पर्पल, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, इसका कलर एक्चुअली में क्या होता है, वॉयलेट होता है। ठीक है, तो अब देखिए आपने क्या किया, KMnO4 आप इसमें डालते जा रहे हो, तो KMnO4 वॉयलेट कलर का है। अब ये क्या करेगा, आपके ऑक्जेलिक एसिड के साथ जब जब रिएक्शन करता रहेगा तो ये तब तक क्या रहेगा, कलरलेस रहेगा। ठीक है, Mn2 पॉजिटिव जो है वो आपका कलरलेस होता है। ठीक है, अब आप जब इसमें KMnO4 डालते जा रहे हो, जब ये पूरा का पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा ऑक्जेलेट आयन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तब क्या होगा, जब आप KMnO4 डालोगे तो वो किसी के साथ नहीं रिएक्ट कर पाएगा, उसके पास कुछ होगा ही नहीं रिएक्ट करने के लिए। अगर उसके पास कुछ रिएक्ट करने के लिए होगा नहीं, तो वो जो आपकी वॉयलेट कलर की ड्रॉप गिरेगी इस मिक्सचर में, वो इस मिक्सचर को पिंक कर देगी। ठीक है, और वही आपका क्या होगा, एंड पॉइंट, क्योंकि उस एंड पॉइंट से पहले आपका क्या है, पूरा का पूरा जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है, आपका इक्विवेलेंस पॉइंट आ चुका है। तो जो वो एक्स्ट्रा ड्रॉप गिर रही है वो आपके सॉल्यूशन को क्या कर देगी, पिंक कर देगी, और यही हमारा क्या करेगा, एज अ इंडिकेटर काम करेगा। तो हमारा जो कलर चेंज है वो कलरलेस से क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम KMnO4 को यूज कर सकते हैं एज अ इंडिकेटर। अब अगर ऐसे ही हम बात करें आयोडीन की, तो आयोडीन क्या होता है, अगर आपकी आयोडीन को आप रिएक्शन कर रहे हो अपने थायोसल्फेट आयन के साथ, ठीक है, तो क्या होगा, ये तो आपका टेट्राथायोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रिएक्शन तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं ना, टेट्राथायोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका 2I नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो जो आपका I2 होता है वैसे तो वो डार्क ब्राउन कलर का होता है, और जैसे जैसे ये इसके साथ रिएक्शन करता रहेगा डार्क ब्राउन आपका फेड होता रहेगा। ठीक है, और जैसे ये पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो ये टोटल क्या हो जाएगा, I नेगेटिव में कन्वर्ट हो चुका होगा, और जो I नेगेटिव होता है वो आपका क्या होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, तो इसमें जो कलर चेंज होगा वो होगा आपका डार्क ब्राउन टू कलरलेस। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट इंडिकेटर की, जो मतलब जो सेल्फ इंडिकेटर होता है, जो कि आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट को अगर हम यूज़ करें किसके लिए, ऑक्जेलेट आयन के ऑक्सीडेशन के लिए, तो क्या रिएक्शन होती है आपकी, दैट Cr2O7 2 माइनस, ये हम एसिडिक मीडियम में इसकी रिएक्शन देख रहे हैं। तो जो आपका ऑक्जेलेट आयन होगा वो तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपका जो डाइक्रोमेट आयन है वो Cr+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, देखिए जो आपका ये Cr2O7 है ये तो आपका ऑरेंज कलर का होता है, और जो आपका Cr+3 आयन है ये आपका किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो जैसे ही आपका ये ऑरेंज पूरा का पूरा रिएक्शन कंप्लीशन की ओर जाएगा तो आपका कलर चेंज होगा फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन, जो कि आपका क्या होगा, एंड पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये तीनों आपके ऐसे इसके एग्जांपल्स हैं कि कैसे आप जो रिडॉक्स रिएक्शंस हैं उनमें कुछ कंपाउंड्स हमारे सेल्फ इंडिकेटर की तरह काम करते हैं। ठीक है, अब जो इसमें दिक्कत आती है अब हमारे इस वाले रिएक्शन में, इस वाले रिएक्शन में क्या होता है कि आपका जो K2Cr2O7 जब हम सिर्फ और सिर्फ ऑक्सैलिक एसिड के लिए यूज़ करते हैं तब वो एज अ सेल्फ इंडिकेटर काम नहीं कर पाता। ठीक है, और इस केस में हमें इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल दोनों के दोनों इंडिकेटर हमें डालने पड़ते हैं। एक्सटर्नल और इंटरनल इंडिकेटर क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, वो सब मैं समझा चुकी हूँ आपको रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में, आप उसमें जाके ये वाली वीडियो देख सकते हो। तो अब इसमें ये सब मैं समझा चुकी हूँ। ठीक है, तो फिर भी इसमें जो इंटरनल इंडिकेटर यूज़ करते हैं हम, वो होता है आपका डाइफिनाइल अमीन, जो कि जिसको हम शॉर्ट में DPA बोलते हैं, और उसके साथ हम यूज़ करते हैं H3PO4। ठीक है, ये आपका होता है इसमें इंटरनल इंडिकेटर। और इसमें जो पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, पोटेशियम फेरीसाइनाइड जो है K3FeCN का होल 6, ये आपका यूज होता है इसमें एक्सटर्नल इंडिकेटर की तरह। ठीक है,
तो इसमें आपके दो तरह के इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं। ऐसा क्या होता है इसमें कि हमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों इंडिकेटर यूज़ करने पड़ते हैं, ये भी मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो ये हो गए कुछ सेल्फ इंडिकेटर्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।